नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगी। तो हम कल यहाँ तक पढ़ाए थे आपको अशोक और समुद्रगुप्त के जो भी मतलब वंशों की स्थापना हुई थी उनके बारे में बताए थे आपको। तो आज उसके आगे हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था के बारे में अशोक के समय के, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी शासन था उनके सारे विषय में हम बताने जा रहे हैं डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं हम सैन्य व्यवस्था के बारे में। तो एक मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान कौन था? तो प्रधानमंत्री जो था वो फिलहाल कौटिल्य था, पता ही होगा, चाणक्य। चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे, ठीक। और मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु एक 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय और 6 समितियों में विभाजित किया गया था, ठीक। अब आगे बात करें इसमें, एक मिनट। ये समितियां इस प्रकार हैं, देखो। प्रथम समिति है जल सेना से संबंधित, द्वितीय समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित, तृतीय समिति पैदल सैनिकों से संबंधित, चतुर्थ समिति अश्वारोही सेना से, और पंचम गज सेना से संबंधित, गज मतलब हाथी सेना, ठीक। और छठवीं थी रथ सेना संबंधित। तो ये इसका सेना का विवरण था। ऐसे ऐसे सेना में समितियां बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक। और सैनिक प्रबंधन का सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे अंतपाल कहा जाता था, ठीक। और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक थे, ठीक। इतनी बड़ी सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। और अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व लगभग में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। और इसके बाद करें आगे, तो अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बंट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल जो अशोक का उत्तराधिकारी था, इसका नाम है, ठीक, शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था, और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था, ठीक। और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और इससे मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, ठीक। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक। और आगे बात करें इसी में शुंग वंश की, तो मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना मगध शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी, ठीक। अगर पूछ ले कि पुष्यमित्र की उपाधि क्या थी, तो सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था, ठीक। और आगे इसी में और बात करें पुष्यमित्र शुंग की, तो पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इससे पुरोहित पतंजलि थे, जो पतंजल थे वो पुष्यमित्र सिंह को जो यज्ञ अश्वमेध करवाया था यही करवाए थे। पुष्यमित्र सिंह के काल में पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की। यहाँ इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, टॉपिक 1 लाइन, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि पुष्यमित्र शुंग के काल में कौन थे? पतंजलि थे, और जिन्होंने महाभाष्य रचना की, और मनु थे, मनुस्मृति रचना की इसी के शासनकाल में, ठीक। और इसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम पढ़े होंगे, उसका वर्णन कालिदास ने किया है, ठीक। आगे अब बात करते हैं इधर, मालविकाग्निमित्रम नाटक की रचना की कालिदास ने, ठीक। अब आगे बात करें देवभूत इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक। तो जो शुंग वंश था उसका अंतिम जो शासक था तो देवभूत था। इसके बाद कौन सा वंश आया? तो कंडवंश आया। देवभूत के मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर कंडवंश की स्थापना की। तो कंडवंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव था, ठीक। आगे बात करें सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। देखो इसमें सुशर्मा आखिरी शासक था, उसमें दूसरा। और कुषाण वंश इसके बाद आया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले लिया था। और कुषाणकालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था, ठीक। आंध्र प्रदेश से संबंधित था नागार्जुन, और इसी के नाम पे शायद वो बना है, नागार्जुन सागर बांध जो बना है इसी के नाम पे बना है, ठीक। और आगे बात करें कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा है। फिर गुप्त वंश की बात करें तो समुद्रगुप्त
का प्रयाग प्रशस्ति कुमारगुप्त का बिलसड़ स्तंभ लेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को माना जाता था, जिसकी उपाधि महाराज थी और इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम शासक पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब आगे बात करें गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त है ये। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त अंतिम है तो विष्णुगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का। और भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल इसे कहते हैं गुप्त वंश को। ठीक, अब उपाधि बात करें तो श्रीगुप्त की तो उपाधि महाराज की थी और उत्तराधिकारी इसका कौन था तो घटोत्कच था। ठीक, और चीनी यात्री सिंह द्वारा उल्लेख मृगारी खावन में मंदिर निर्माण। अब इधर हो गया सुंगवंश, उसकी सेनानी थी 2 अश्वमेध यज्ञ। अब इधर थोड़ा और बात कर लेते हैं ना। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। उसने राज्याभिषेक अपने 1319 ईसा पूर्व के आधार पर इसने संवत की शुरुआत की थी और संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से इसके राज्य में शामिल थे। अब बात करें स्कंदगुप्त की कहानी तो इधर स्कंदगुप्त ये समुद्रगुप्त की कहानी बता दे तो अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराज्योच्छेदता आदि उपाधियां प्रदान की गई। ये समुद्रगुप्त की है। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक, इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। ठीक, अशोक की इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उससे संधि विग्रह एवं राज का हरिसेन ने लिखा। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी का था और प्रयाग प्रशस्ति इसी ने लिखी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। ठीक, और समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयागराज प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र के कहा गया। ठीक, समुद्रगुप्त को इलाहाबाद स्तंभ में लिच्छवी दौहित्र कहा गया। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया तथा सोने के सिक्के जारी किए थे और सिक्कों में अपनी इसने वीणा बजाते हुए मुद्रा में अपना वो बनवाया था, चित्र भी बनवाया था। ठीक, और ये संगीत का सबसे ज़्यादा प्रेमी भी था। आगे बात करते हैं रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, कोई मतलब ही नहीं इसका ना। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता। ठीक, इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि नामों से उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुवदेवी तथा कुबेर नागा से विवाह किया था। आगे बात करते हैं दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से ही की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फायान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्नों विराजते थे जिसमें कालिदास, धनवंती, छपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट और घटकर्पक, बारहमीर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। ठीक, अब आगे बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की तो मंदसौर अभिलेख वत्स भट्ट रचित प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। अगर पूछ ले कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की तो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे इधर बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त की कहानी बता दें तो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने म्लेच्छों हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित हुई थी और इसको पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध चीनी यात्री सुंगयुंग ने लगभग 518 ईसा पूर्व ईसा में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में 445 ईस्वी तक भारत यात्रा की थी।
ह्वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल हूण को पराजित किया था, ठीक। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय के ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था, ठीक, जिसने मगध पर शासन किया था। आगे बात करते हैं, गुप्त वंश के शासन ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। अब इसके बाद कौन सा साम्राज्य है? पाल वंश। और पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, 750 से 770 ईस्वी इसका समय है, और बिहार इसके राज्य में शामिल था, ठीक। आगे बात करते हैं, तो गोपाल के ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद धर्मपाल की कहानी बता दें, तो धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में था। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने पाल को पराजित किया था। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इंदिरा युद्ध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया। अब धर्मपाल की कहानी और आगे बता दें, तो उपाधि इसकी क्या थी? तो उत्तरा पथ स्वामी और परम सौगात इसकी उपाधि थी धर्मपाल की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में अवस्थित इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। और सोमपुरी बिहार का निर्माण भी करवाया था। कन्नौज शासक इंदिरा युद्ध पर विजय, तो धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र जो था नागभट्ट ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था, ठीक। और इसके बारे में और आगे बता दें, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अंचितक गांव में है, ठीक। आगे बात करें, सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है, का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया, अभिलेखों में, ठीक। गुजराती कवि सोड्डल ने इसे उत्तरापथ स्वामीन कहा था। अगर पूछ ले उत्तरापथ स्वामीन किसने किया था? गुजराती कवि थे सोड्डल, इन्होंने इनका नामकरण किया था। अब आगे बात करें देवपाल की, तो इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगर पूछ ले कि मुंगेर को अपनी राजधानी कौन बना, तो देवपाल। इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे, ठीक। महिपाल प्रथम फिर आया। अब इसके बारे में बता दें, तो इसे पाल वंश का पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था, ठीक। और बौद्ध भिक्षु, राजेंद्र चोल के पास सबसे बड़ी सेना नौसेना थी, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर ने नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था, है? अब रामपाल की बात करें, तो रामपाल इस वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा, रामपाल इस वंश का अंतिम शासक था। और इसी के समय कैवर्त विद्रोह भी हुआ था, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और आगे बात करें, परीक्षा उपयोगी तथ्य कुछ हैं दिए हुए हैं। तो पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? शक्तिशाली रामपाल। कैवर्त विद्रोह किसके समय हुआ? तो रामपाल। कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसको मिली? तो धर्मपाल को मिली थी ना। और ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे? पंचानन नदी के किनारे। अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा जाता था रूहमा। देवपाल की माता का क्या नाम था? रन्ना देवी था, है। और इसके बाद आया है कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के बारे में बता दें, तो इस वंश का जो संस्थापक था नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंहदेव शासन किया। नरसिंहदेव के समय में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा किसके समय पर बख्तियार खिलजी आया, तो ये टॉपिक इधर देख लीजिए, नरसिंहदेव के समय में आया है। और नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खिलजी, ठीक। अब आगे बात करें मध्यकालीन इतिहास के बारे में, तो बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हुआ। बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1206 के मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। वह मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर था, ठीक। और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसके बारे में और बता दें, इधर कहानी है, ये है बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत तबकात ए नासिरी तथा रियाज उस सलातीन है। मतलब ये जो स्रोत दिए हैं इनमें बख्तियार खिलजी का आक्रमण दिया हुआ है। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख के बारे में बात करें, तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है, बिहार शरीफ अभिलेख है, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र है, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है,
शेरशाह का भभुआ अभिलेख है, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबंद अभिलेख है। ठीक, और इस समय बिहार के शासक थे गोविंदपाल जो मगध, इंद्रद्युम्न मुंगेर, और उत्तर बिहार का कर्नाट वंशी नरसिंह देव था। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व तो 1324 ईस्वी में गायसुद्दीन तुगलक के आक्रमण के पश्चात कायम हुआ। बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई थी और इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अगर पूछ ले सिकंदर लोदी ने किसको बिहार का राज्यपाल घोषित किया तो दरिया खान नुहानी को। ठीक, 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां वही था जो क्या बोलते हैं शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी थी। बहार खां लोहानी ही था। ठीक, तो पहले बाबा फरीद था उसका शेरशाह सूरी के नाम, बाद में मतलब उसने एक शेर मार दिया था इसी के शासनकाल में, तो इसने बहार खां लोहानी ने इसका नाम शेरशाह रख दिया था और बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा की। ये देखो आगे शेरशाह का जन्म होता ना, तो इसका जन्म जो है 1472 ईस्वी में कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 में, और इसके बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे और शिक्षा इसकी जौनपुर में हुई थी। बहार खां लोहानी ने, ये देखो दिया है ना मैटर, बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी और मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया था। ठीक, देखो इधर देख लो, मोहम्मद शाह बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी बहार खान की दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह किया था। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया और 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की थी। शेरशाह सूरी में याद रखिएगा, हजरत आला की उपाधि 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित करने के बाद धारण की थी। तो ये थे बिहार से संबंधित कुछ राजवंशों का व्याख्या सहित पूरा मैटर, और उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको कंठस्थ हो जाएगा पूरा मैटर। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लोगों तक। जो भी मेरे दोस्त इसमें नए जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हम नए डिटेल के साथ रोज़ आपको मिलते रहेंगे इसी क्लास में। सरल एग्जाम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको PDF चाहिए तो आप सरल एग्जाम करके चैनल मेरा खोज लीजिए, सरल एग्ज़ाम ऐसे लिखो सरल एग्ज़ाम, और इस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है यही जो चल रहा है, और PDF के लिए ग्रुप भी बना हुआ है टेलीग्राम का, तो आपको इसमें पूरा मिल जाएगा डिटेल के साथ। ठीक, तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, बाय सभी को।